गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई अजय रंजन और आज आपका तीसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यानी कि पोएट्री सेक्शन का आज हमारा थर्ड क्लास यानी कि तीसरा क्लास हम आपको करवाने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे पहला और दूसरा अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और उस सेक्शन का नाम है, उस चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आइए बड़े अच्छे से एक एक क्वेश्चन पिछले बार की भांति इस बार भी उसी तरह से हम पूरे राइटर का जन्म कुंडली हम आपको सिखाएंगे और आप बारीकी से उसको सीखते चलिएगा। इसलिए आपको मेरे साथ एकदम लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में अगर मजा नहीं आ जाए क्वेश्चन को देखकर तब कहिएगा कि हाँ सच में सर क्या बोले। आज का चैप्टर है जिसको हम आपके सामने रखेंगे, उस चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो थर्ड चैप्टर हमारा है उसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आइए बड़ा प्यार से लिखते हैं कि तीसरे चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट। आइए ध्यान से सुनिए, एक एक चीज भी समझते चलना। देखो अब यदि ये चैप्टर हम आपके सामने लिखे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट तो आप कहिएगा कि सर जरा एक बात बताइए कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का हिंदी क्या होता है। तो मेरे प्रिय भाई, नाउ का मतलब अब होता है और द लीव्स का मतलब पत्ते होते हैं और फॉलिंग फास्ट का मतलब तेजी से गिरना। कहता राइटर ये दर्शाता है कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे। तुमको लगता होगा कि ये राइटर जो है पत्ते की बात कर रहे, ना मेरे दोस्त, ये पत्ते की नहीं बल्कि मानव के जीवन का बात कर रहे। हमारे जीवन, आपके जीवन, वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह पहले के मनुष्य 100 साल, 150 साल, 120 साल जिया करते थे, अब हम लोग जीने वाले नहीं हैं। अरे हम लोग तो एक कहावत है कि 40 में चश्मा और 60 में 10 माह, मतलब कि मुश्किल से हम लोग 50 प्लस करते करते हम लोग का आखिरी समय आ जाएगा। देखिए तो पहले जमाने के और अभी टोटल एकदम अगर कैलकुलेट लेके चले तो हमारा जन्म मृत्यु में हाफ का अंतर हो गया, मतलब आधा आधी का अंतर हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से राइटर ये दर्शाना चाहते हैं मानव जीवन को कि अब हमारे जीवन में बाबू रे पहले के तरह हम लोग नहीं टिक पाएंगे। अब हम लोगों का जीवन बहुत छोटा हो गया है, इसीलिए कह रहे हैं कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे, मतलब अब मानव का जीवन बड़ा तेजी से गिर रहा है और मतलब कि हम लोग बहुत जल्दी हम लोग इस धरती पर से जा रहे हैं। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब मेरे दोस्त हम ये समझा रहे थे कि चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और राइटर अगर बात करे कि भैया एक बात बताइए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का राइटर का नाम क्या है। आइए बड़ा प्रेम से लिखते हैं, उनके राइटर का नाम है W.H. ऑडेन। क्या नाम है? W.H. ऑडेन। बड़ा प्यार से इसको नाम याद रखना, अगर नहीं नाम याद रहे तो हम आपको एक चीज बता, जीवन में आप इसको नहीं भूलिएगा। अब देखिए 3 नंबर यहां से आपका पक्का हो गया बाबू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर तो बोलना है आपका जॉन डॉन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो आपको बोलना है वॉल्ट व्हिटमैन। अब पूछे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का राइटर तो कहना W.H. ऑडेन। अब ध्यान से सुनिए, देखिए पत्ते जो होते हैं हमारे यहाँ वो W के आकार के जैसा होते हैं। कैसे होते हैं? W के आकार के जैसे। तो लीव्स का मतलब पत्ते। जब जब पत्ते आपको आए तो समझ लेना कि अरे पत्ते हमको सर बताए थे कि W के आकार का होता है, तो जिस ऑप्शन में W रहेगा उसी में उनको मारेंगे, बोलेंगे W.H. ऑडेन। तो पूछेगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर का नाम क्या है, तब बोलेंगे बड़ा बढ़िया से बता के लेके जाएंगे कि राइटर का नाम है W.H. ऑडेन। अगला ध्यान से सुनिएगा। अब यही से एक बात यहां समझना कि एक बात बताइए जरा,
कि W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ? आइए बड़ा प्यार से लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। W.H. ऑडेन का जन्म रे बाबू हुआ 1907 में। आपको याद करते चलना है मेरे साथ कि W.H. ऑडेन का जन्म 1907 में, तो मृत्यु कब हुआ? 1973 में। यानी कि बाबू रे जन्म 1907 और मृत्यु 1973। ये सॉरी, यही से एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं कि एक बात बताइए, जन्म हमको पता चल गया कि 1907 में, मृत्यु पता चल गया 1973 में हुआ, लेकिन जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? आइए यहां से आपका 3-4 क्वेश्चन बनेगा, बड़ा ध्यान से सुनना। बाबू रे कॉपी कलम जरूर रखिएगा, बिना लिखे आप अगर समझ लीजिएगा कि हम बिना लिखे याद कर लेंगे तो मुश्किल है। आप जिस प्रकार हम आपको लिख रहे हैं, अगर कम से कम आप कॉपी में नोट्स मत बनाइए, लेकिन रफ कॉपी में आप लिखने का प्रयास करें, तो एक कहानी के जैसा एक शेड्यूल आपके मन में, दिमाग में छप जाएगा, और उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो एकदम छूटने वाला नहीं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में। कहाँ हुआ बाबू? इंग्लैंड में हुआ। जरा बड़ा अच्छा से समझना कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ तो, लेकिन 1939, क्या डेट एक याद रखना, 1939, यानी 1939 में ऐसा समय आया कि ये परमानेंटली, यानी कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए, सेटल हो गए। ये सेटल कहाँ हो गए? उस जगह का नाम है रे बाबू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ये हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड को छोड़ दिए 1939 में, अब परमानेंटली सेटल हो गए द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म इंग्लैंड में तो हुआ, लेकिन हमेशा के लिए सेटल्ड हो गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो नाम बताना बड़ा प्यार से कि उनका नाम था W.H. ऑडेन। अब यहीं से ध्यान से सुनिएगा आगे। अब राइटर के बारे में क्या क्या कहा जाता है, ये भी जरा विचार कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। W.H. ऑडेन को क्या क्या किस किस नाम से पुकारा जाता है, जरा वो चीज हम आपके सामने लिखते हैं। अगर आपको याद है तो माइंड में जरूर सोचना, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। हो सकता है, मानव है, मनुष्य है, हो सकता है का क्वेश्चन हमसे भी छूट जाए, कोई ऐसा चीज है जो हमको दिमाग से, ख्याल से उठ जाए, हम ना लिख पाए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। आइए जरा ध्यान से सुनते हैं। कहने का मतलब ये है भाई कि इनको सबसे पहले कहा जाता है वाइग्रस। क्या बाबू? इनको कहा जाता है वाइग्रस पोएट। वाइग्रस का मतलब आप समझते हैं, वाइग्रस का मतलब जोशीला, मतलब ऐसा कवि जो कुछ भी करने के लिए उनके अंदर जुनून है, जोश है कि आई हैव टू दिस, मैं ये करना चाहूंगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो उन्हें हम लोग पहले यानी कहेंगे वाइग्रस पोएट। यही एक और अच्छा बढ़िया से जानना, इनको दूसरे में कहा जाता है वर्स ड्रामाटिस्ट। क्या बोलेंगे? वर्स ड्रामाटिस्ट। ये क्या होता है गुरुजी? जरा ध्यान से सुनिए। वर्स का मतलब होता है पद, और ड्रामाटिस्ट का मतलब नाटककार, यानी कि उनको पद नाटककार भी कहा जाता है। लेकिन हिंदी हम आपको बता रहे, एग्जाम में जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं बोर्ड पे, ठीक उसी प्रकार से रहेगा हूबहू, हिंदी कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे दोस्त। इसलिए हिंदी समझना है, लेकिन याद किसको करना है? अंग्रेजी को याद करना। आइए जरा अगला ध्यान से सुनते हैं। जब इनको वर्स ड्रामाटिस्ट के साथ साथ में इनको हम लोग क्रिटिक कहते हैं। क्रिटिक का मतलब आलोचक, जो किसी का आलोचना करता हो उसे क्रिटिक कहते हैं। यहीं पे इनको ट्रांसलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं?
ट्रांसलेटर मतलब जो किसी भी चीज को अनुवाद कर दे, वो किसी भी भाषा को दूसरे भाषा में, उसी को हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। यही पे एक और बढ़िया से याद कर लेना, इनको हम लोग एडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटर। और आगे यही पे एक और चीज याद कर लेना बाबू रे, इन्हें एज अ टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आइए जरा ध्यान से सुनिए, इतना क्वेश्चन हम आपके सामने लिख दिए, जरा ध्यान से सुनिए एक बार। W.H. ऑडेन को वाइग्रस पोएट कहेंगे, इनके बाद में हम वर्स ड्रामाटिस्ट कहेंगे, उसके बाद इनको हम क्रिटिक कहेंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रांसलेटर कहेंगे, अनुवादक, और लास्ट में एडिटर कहेंगे। और आगे इनको अगर टेक्नीशियन के रूप में भी जाना गया तब वो कौन थे? W.H. ऑडेन। क्या मेरे दोस्त यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यहीं से एक और क्वेश्चन हम आपको बना के देते हैं, जरा गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। W.H. ऑडेन को एक प्राइज मिला, यानी कि उनको एक पुरस्कार मिला, और वो पुरस्कार वो जीते, एक किताब लिखे थे उस किताब के लिए, और उन किताब का नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम है? द एज ऑफ एंजाइटी। ध्यान से सुनिएगा, वो किताब का नाम हम आपके सामने लिख रहे हैं, द एज ऑफ एंजाइटी। क्या है मेरे बच्चे? द एज ऑफ एंजाइटी। पूछेगा कि एक बात बताइए, द एज ऑफ एंजाइटी में क्या हुआ था? अरे मेरे भाई, द एज ऑफ एंजाइटी एक किताब इनका था। और देखते हैं ना कभी कभी कि कोई ऐसा हीरो है, आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगा, कि एक पिक्चर उसको बहुत बड़ा हिट हुआ, उसका एक पिक्चर बहुत हिट किया, उनके लिए उसको पुरस्कार मिला। मतलब उनका पिक्चर तो बहुत सारा था, लेकिन एक पिक्चर हिट कर गया। ठीक उसी प्रकार से W.H. ऑडेन जो हमारे हैं, वो बहुत सारे कविते लिखे, लेकिन एक कविता द एज ऑफ एंजाइटी जो है वो बड़ा फेमस हुआ, आज के डेट में वायरल हुआ, और उनके लिए इनको एक पुरस्कार मिला। और पुरस्कार का नाम है, जरा बढ़िया से ध्यान से सुनना, पुरस्कार का नाम क्या है? उनका नाम है पुलिजर प्राइज। क्या नाम है? उनका नाम है पुलिजर। पुलिजर लिखते हैं लेकिन टी साइलेंट है, बोलना है पुलिजर। पुलिजर प्राइज। क्या है बाबू? पुलिजर प्राइज। एक क्वेश्चन और यहीं से बनेगा कि बताइए पुलिजर प्राइज गुरुजी उनको कौन से साल मिला? तो हमारा जब देश आजाद हुआ ठीक उसके अगले साल, यानी 1948 में। देखिए यहां तक क्वेश्चन, इतना बढ़िया से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया से हम आपको बता रहे हैं। अब अगर आप नहीं पढ़े ना तो मलाल रह जाए। कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर पछतावा होता है तो व्यर्थ चीजें हैं। एक बात हम आपको बताते हैं कि राम भगवान ने कभी अफसोस नहीं किया कि सीता का हरण क्यों हुआ। उन्होंने लक्ष्मण पर कभी गुस्सा नहीं किए कि तुम अगर यहाँ नहीं आते तो सीता माँ का अपहरण नहीं हुआ। सीता माँ अपने आप को कभी नहीं कोसी। उनको पता था वो भगवान है, कि जो बीत गया, जो चीज हो गया, उसको फिर बार बार दोहराने से पेनफुल होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अब जो हो गया उसके आगे हमको सोचना है कि वो चीज को कैसे सुधारना है, कैसे व्यवस्था ठीक करना है। जो हो गया उसके बारे में हमको सोचना नहीं है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि बाबू जरा ध्यान से समझना, इतना बढ़िया हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सर्च करके देख लेना, इतना बढ़िया से नहीं पढ़ा। अरे पीडीएफ आपको दे देगा, पीडीएफ तो आप कहीं से निकलवा लेते हैं, लेकिन इतना बढ़िया से सजा कर पढ़ाना केवल हम ही यानी कि अजय रंजन ही कर सकते हैं। इसलिए अगर हम आपके लिए तैयार हैं तो आप भी हमारे लिए तैयार रहिए। प्लीज लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप लोगों से विनती। चलिए आइए ध्यान से सुनिए। द एज ऑफ एंजाइटी यानी कि प्राइज जो मिला, पुलिजर प्राइज 1948 में। यही से एक बात बढ़िया से ध्यान से सुनना बाबू रे, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। आगे जरा हम स्लाइड में चलते हैं कि क्या हुआ। अब आपको हम बता चुके थे कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और सेटल हो गए परमानेंट के लिए ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ध्यान से सुनिए, समझने वाला बात है। मान लो कि अभी हम बिहार में हैं, बिहारी भाषा बोलेंगे, भोजपुरिया बोलेंगे, जम के कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर हम यहाँ बिहार को छोड़कर अगर कहीं और बस जाए, वहां का भाषा कुछ और हो, और मान लो कि हम एक लेखक हैं, एक राइटर हैं, तो वहां जाने के बाद हम उस भाषा के आदी हो जाएंगे। और अब जो हमारा किताब आएगा, पहले किताब बिहार भाषा में था, बिहारी भाषा में, भोजपुरी में, लेकिन अब कहीं और चल गए, तो अब जो किताब हम लिखेंगे, क्योंकि वहां का आदी हो चुके, तो उस भाषा में लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब ये इंग्लैंड में थे तो वहां भी कुछ किताब लिखे थे, तो इंग्लैंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उनको कहते हैं ब्रिटिश, और यही पे अमेरिका को हम लोग कहेंगे अमेरिकन। तो इनका जो वर्क्स, यानी आइए ध्यान से लिखते हैं पहले, उसके बाद आप समझिए। इनका जो बाबू वर्क्स, वर्क्स का मतलब आप समझते हैं, ये काम का पुल्डल हम नहीं बनाए, बल्कि ये वर्क्स का मतलब होता है कृतियां, रचनाएं, जो उनके द्वारा लिखा गया जो किताब है, उन्हीं रचनाएं को हम वर्क्स कहते हैं। तो इनका जो वर्क्स है बाबू रे, आर डिवाइडेड, ये डिवाइड हो गया, क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन डिवाइड हो गया तो कितने भागों में, तब बोलेंगे इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाबू रे, इनका भाग जो है दो भागों में बट गया। अब ध्यान से सुनिए कि दो भाग कौन कौन है, आइए हम आपको बताते हैं। पहला आपका भाग है, पहला आपका भाग है ब्रिटिश फेज, क्या बोलेंगे, ब्रिटिश फेज, क्या है बाबू, ब्रिटिश फेज है। चलिए आइए, पहला भाग हमने समझाया कि ब्रिटिश फेज है। अगला का नाम है बाबू रे, दूसरे भाग है अमेरिकन फेज, क्या है, अमेरिकन फेज। जरा ध्यान से समझना, इनका किताब दो भागों में बट गया, एक ब्रिटिश फेज और दूसरा अमेरिकन फेज। अब ध्यान से सुनिए, आपके क्वेश्चन में आएगा, पूछेगा कि कौन से किताब ब्रिटिश फेज वाला है और कौन से किताब अमेरिकन फेज वाला है। एक बात हम आपको बताते हैं, अगर हम आपको ब्रिटिश फेज याद करवा दिए तो अमेरिकन अगर आएगा तो नहीं पकड़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। कहने का मतलब है कि आप हैं और आपके दोस्त हैं, और आपके दोस्त हैं और उनमें मेरे दोस्त हैं। तो अब आप कहिएगा, हम बोलेंगे कि सुनो, अपना दोस्त का नाश्ता बाद में देना, आप पहले मेरे दोस्त का नाश्ता लगा। तो हम तो आपके जैसे हैं, तो मेरा भी दोस्त तो आपके जैसा रहेगा। तो अब आप कहिएगा कि सर एक बात बताइए, आपको दोस्त को हम कैसे पहचानेंगे। तो हम आपको कहेंगे, एक बात बताओ, तुम अपना दोस्त को पहचानते हो, तो तुम बोलोगे हाँ गुरुजी हम अपना दोस्त के पहचानते हैं, सब चोरबन यहीं पर है, समझ गया ना, बोलेगा सब यहीं पर है। एक चीज और दोस्ती के लिए कहेंगे कि अरे मोहब्बत करना है ने बाबू, तो तितलियों से नहीं शेरों से करो, क्योंकि कहीं मार झगड़ा अगर होता है ना, तो वो आने वाली नहीं है। दौड़कर कौन आएगा, मेरा शेर, मेरा दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा। आज भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमारे इस काम में सहयोगी बने हुए हैं, और वो कहता है भाई तुम आगे बढ़ते रह, पीछे से हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए दोस्तों को कभी भी दुखी मत करना। अरे दोस्त ऐसा चीज है ने कि हम हमारे साथ मर मिटने के लिए तैयार रहता है। दोस्त नाम ही ऐसा चीज, समझ गए ना। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा, फोन करके एकदम भौकाल मचाना, 10 गो अपाची लेके तैयार के मारा दोस्त बोलो जी है यहाँ। बात को आप ध्यान से सुनिए, दोस्त बहुत अच्छा चीज होता है, दोस्त को बचा के रखिए, दोस्त में गद्दारी मत करिए, गद्दारी करिएगा कभी माफ नहीं करेगा दोस्त। आइए ध्यान से सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये समझा रहे थे कि अब यदि आप अपने दोस्त को अगर आप पहचान लिए, तो जिसको आप नहीं पहचान रहे, इसका मतलब वो हमारा दोस्त है,
तो हमारा दोस्त, तो आप अपना दोस्त को कहिएगा कि देखो तुम ही साइड चलाओ, अब बाकी जो बच गया वो हमारा दोस्त है। तो जब भैया ब्रिटिश फेज वाला किताब जब हम आपको याद करवा देंगे तो ये जो बच जाएगा, जो पूछेगा वो कौन फेज का होगा, अमेरिकन फेज होगा। तो दोनों सिखाएंगे दोनों, लेकिन याद एक रखना। आइए ब्रिटिश फेज में कौन कौन किताब है, आइए आपको पहले हम समझाते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। पहला में बाबू है आपका द ऑरेटर्स, दूसरा में आपका यहीं पे है द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ, तीसरा में आपका यहीं पे है लुक स्ट्रेंजर, लुक स्ट्रेंजर। आगे चौथा आपका किताब है बउआ स्पेन, क्या बोलेंगे, स्पेन। और पांचवा जो आपका किताब है उसको बोलेंगे अनदर टाइम, क्या बोलेंगे मेरे भाई, अनदर टाइम। आइए ब्रिटिश फेज के सारे किताबों को हम आपके सामने दर्शा दिए, लेकिन उससे पहले याद कराने से पहले हम अमेरिकन फेज को भी आप देख लेते हैं। पहला में इनका किताब है जो अमेरिकन फेज का, उनको कहते हैं न्यू ईयर लेटर। अगर आपको याद है तो बोलते चलिएगा, कमेंट में आप बताते चलना, न्यू ईयर लेटर, सॉरी न्यू ईयर लेटर। आइए दूसरा जो इनका किताब है वो है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। आगे यहीं से तीसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा, तीसरा किताब फॉर द टाइम बीइंग। आगे है द एज ऑफ एंजाइटी, जिसका भी हम जिक्र किए थे, इनको पुरस्कार मिला था इसी कविता यही किताब के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी। आगे जरा बात करें चौथा यानी फोर्थ किताब के बारे में, तब वो है द शील्ड ऑफ एचिल्स, क्या है बाबू, द शील्ड ऑफ एचिल्स, द शील्ड ऑफ एचिल्स। और अगर पांचवा किताब का बात करें तो अभी हम जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आइए जरा ध्यान से सुनिए, अब आपका किताब दोनों फेज वाला तैयार है, अब केवल आपको हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू मेरे साथ। देखिए क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे द ऑरेटर्स, क्या है मेरे दोस्त, द ऑरेटर्स। देखिए एक चीज हम आपको सुनाते हैं, कहानी से याद करवाते हैं। ऑरेटर्स का मतलब होता है वक्ता जो भाषण देता। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऑरेटर से याद रख लेना ऑपरेटर, डीजे उजे बताता है उसको देखते हैं ना, जो ऑपरेट करता है उसे ऑपरेटर कहते हैं। तो याद करना ऑरेटर से ऑपरेटर, ऑरेटर से ऑपरेटर। जब ऑपरेटर है तो ऑपरेटर गाना बजाएगा, और जब गाना बजाया तो लोग डांस किया, क्या किया बाबू, डांस। तो जैसी डांस जो किताब में रहेगा समझ लेंगे कि ब्रिटिश फेज का। तो सबसे पहले ऑपरेटर ने गाना बजाया, हम लोगों ने डांस किया। जब डांस किया तो देखते हैं ना कि अगल बगल लोग लुक करता है, देखता है। तो जब डांस हम लोग करने लगे तो बाबू रे लोग हमें लुक किया, क्या किया, लुक किया कि अरे देखो कौन सा स्ट्रेंजर नाच रहा, कौन सा अजनबी नाच रहा। और जब लुक किया तो पता है क्या हुआ, हम लोगों को पेन हुआ, क्या हुआ, पेन हुआ, मतलब दर्द हुआ। अब पता है दर्द जो हुआ किस समय में हुआ, जिस समय नाच रहे थे उस समय, उसमें तो जोश था, जुनून था, कहां से दर्द बुझाएगा। ये जो पेन हुआ, सॉरी ये जो पेन हुआ वो हमको अनदर टाइम में हुआ, मतलब कोई और समय में हुआ। देखिए तो कितना बढ़िया से याद हो गया। ऑपरेटर ने गाना बजाया, हम लोगों ने डांस किया, द डांस ऑफ डेथ। लुक किया लोगों ने तो लुक स्ट्रेंजर। हमको पेन आ गया, पेन हुआ, उसको हम स्पेन कहेंगे। और जब पेन हुआ तब वो अनदर टाइम में हुआ। देखिए तो किताब कितना बढ़िया से आप लोगों का याद हो गया। आइए जरा अमेरिकन फेज में, अब देखो ध्यान से सुनिए। अमेरिका वाला लोग जो है नया साल पर नया पार्टी मनाता है,
जिसको हम लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तब यानी अमेरिका में न्यू ईयर का पार्टी मन रहा है। कौन से पार्टी? न्यू ईयर का पार्टी मन रहा है। उसके बाद जब पार्टी मन गया तो एक बात बता देते हैं बाबू रे, वहां से समय का आरंभ हो जाता है, वहां से दिन आरंभ हो जाता है, महीना चलने लगता है। तब यानी कि फॉर द टाइम बिंग मतलब टाइम का शुरुआत। कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने न्यू ईयर पार्टी मना लिया तो टाइम पे हम लोगों ने मनाया, और जब टाइम पे मनाया तो हमको पता चला रे हमारा एज जब 2025 आता है, 26 आता है, 2027 जब आएगा तो हम लोग कहेंगे बाप हम लोग देखिए तो इतना साल कर हो गए, अरे हमारा एज तो घट रहा है। तो हम लोगों को एज ऑफ एंजाइटी होने लगेगा, मतलब एज का चिंता होने लगेगा। तो हमको बउआ रे जब टाइम शुरू हुआ तो हमको एज का चिंता हुआ। किसका चिंता हुआ? एज का चिंता हुआ। और जब एज का चिंता हुआ तो हम लोगों ने पता है क्या किया? बियर का बोतल को सील्ड किया। क्या किया? सील्ड किया कि ये सब बियर वियर नहीं पीना, इसको पैक करो, सील्ड करो। अरे बियर पीने से, शराब पीने से स्वास्थ्य हानिकारक होता है। हम लोगों ने तुरंत उसको सील्ड कर दिया, यानी द सील्ड ऑफ ए चीज। और जब सील्ड कर दिया तो जानते हैं पता चला कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे। क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सेशन आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम आपसे केवल एक ही चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट करिए। अगर आज हमारा सपोर्ट करेंगे, कहते हैं ना कहावत है कि हम भी एक दिन जरूर चमकेंगे, और मेरे साथ वो सारे लोग चमकेंगे जो आज हमारा साथ दिए हैं। इसलिए हम सभी लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा जो हमारे इस घड़ी में, इस पल में हमारा साथ देंगे और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सभी भाइयों का, सभी बहनों का मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो फिर वही लाइक और शेयर दबा के करिए। जय हिंद, जय भारत।